अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोगों की फरमाइश पे आज अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनाने से पहले जब मैं लफ्ज़ों को जमा कर रहा हूं तो फिर से एक दफ़ा मेरे ऊपर खौफ तारी हो रहा है। मुझे आज भी वो लम्हात याद हैं जब मैं उस कहानी में इन्वॉल्व था तो किस तरह मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मैं कितना ज़्यादा घबराया हुआ था, कितना डरा हुआ था। तो अब कोशिश किया करूंगा अपनी कहानियां भी साथ साथ आपको सुनाता रहूं। ये काफ़ी साल पहले की बात है कि मैं छुट्टियां गुजारने के लिए अपने घर गया हुआ था, तो वहीं पे एक दोस्त के पास बैठा था और वो मुझसे बोले, यार मज़हर, तू भोपे का काम भी तो करता है ना? तो मुझे उस वक्त भोपे का सही नहीं पता था। सराइकी में भोपे को बोलते हैं आमिल को। मैंने कहा, यार भोपा क्या होता है? वो बोला, यार वो जो जिन वगैरह निकालते हैं। मैंने कहा, हाँ मैं इस तरह के प्रोग्राम तो कर रहा हूँ और यकीनन सी बात है ये काम कर लेता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर लेता हूँ। तो बोले, यार एक दोस्त है हमारे बहुत ही अच्छे, मतलब उन्होंने कहा है कि कोई आमिल यानी भोपा ढूंढ के दें। उनके गांव का एक नौजवान है यार, वो बड़ी मुसीबत में है, उसका तरफ जाना है, तो तेरे पास टाइम है? मैंने कहा, यार आपके लिए तो टाइम ही टाइम है, आप बोले कब जाना है? क्योंकि वो इतने प्यारे दोस्त थे, मैं उनको इनकार नहीं कर सकता था। उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता ऐसा, तो दोस्ती का इस रिश्ता ऐसा था। मैंने कहा, जी जब आप प्रोग्राम बना लें उनके साथ, मैं अवेलेबल हूँ, छुट्टियों पे आया हूँ, मेरे पास टाइम है, तो हम चलेंगे। वैसे भी मैं गाँव आया हूँ घूमने फिरने, चलो घूमना फिरना भी हो जाएगा और किसी का भला भी हो जाएगा। उन्होंने प्रोग्राम बना लिया और मुझे कॉल किया और बताया कि फ़लाँ दिन की तारीख सेट हो रही है, क्या ख्याल है, डन कर दूं? मैंने कहा, जी डन कर दें, हम चलेंगे। वो दिन आ गया और हम लोग, दो दोस्त और भी थे, चार लोग हम गाड़ी में बैठे और हम रवाना हो गए। एक लंबा सफ़र था जो हमने तय किया। वो हमारे मुंतज़िर थे जब हम वहाँ पे पहुँचे, तो वो भी बहुत ही खाते पीते लोग थे। जिस दोस्त के साथ मैं गया था ये भी बड़े रिच थे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा वेलकम हुआ, आओ भगत हुई और मेहमान नवाजी तो सराइकी इलाके में आपको तो पता है बेइंतहा होती है। ये मेहमान नवाज लोग होते हैं जो सराइकी होते हैं। तो मैंने कहा, जी खाना वगैरह खा लिया, हम दिन के टाइम पहुंच गए थे, सुबह ही सुबह निकले थे। मैंने कहा, जी केस कहाँ है? तो कहते हैं वो आराम से देखते हैं, अभी तो आप लोग रहेंगे हमारे पास, हफ्ता 10 दिन रहेंगे, आराम से आप कर लेंगे। मैंने कहा, नहीं जी वो तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे दिखा तो दें ताकि मैं तैयारी तो कर लूँ, केस क्या है क्या नहीं मुझे आइडिया हो जाए, उसके बाद फिर करते रहेंगे। लो जी, एक गाड़ियों का काफिला बना, 3-4 गाड़ियां बनी। एक तो हमारी गाड़ी थी और 2-3 गाड़ियां उनकी थी। उनके काफ़ी मुलाजमीन वगैरह भी गाड़ियों में सवार हुए और यूं ये गाड़ियां चलती हुई हम एक डेरे पे बैठे हुए थे। ये चलती हुई हम वीरानों से गुजरते हुए, खेत थे कहीं पे बंजर थे, कहीं पे आबाद खेत थे, हम एक घर के आगे पहुंचे जिसके चारों तरफ दरख्त लगे हुए थे। अमूमन गाँव के अंदर ऐसे घर होते हैं जहाँ पे किसी ने 1 या 2 घर बनाए होते हैं, तो इर्द गिर्द उनके दरख्त उगे होते हैं ताकि वो छाँव रहे। क्योंकि अपने माल मवेशी दिन के टाइम वो जब बाहर बांधते हैं तो बाहर बैठने के लिए चारपाइयाँ भी पड़ी होती हैं घर के बाहर और वहीं पर दरख्त भी लगे होते हैं। तो हम एक ऐसी जगह पर ही जाके रुके जहाँ पे काफ़ी दरख्त लगे हुए थे और माल मवेशी भी बाहर बंधे हुए थे, ठंडी छाँव थी, गांव का मंजर था। तो उनको इतला दे दी गई थी, वो इंतज़ार कर रहे थे। हमारी गाड़ियां जैसे ही पहुंची वो घर के बाहर ही थे और जो हमारे साथ मेज़बान थे हमारे, जिनके हम तरफ आए थे, वो शायद इस गांव के बड़े वो थे, यूं समझिए चौधरी टाइप जो होते हैं, इलाके के बड़े होते हैं, सरदार साहब कहते हैं वहाँ पे सराइकी इलाके में। वो सारे उनसे मिल रहे थे, सरदार साहब सरदार साहब। तो मैंने कहा, जी चले मुझे वो केस दिखा दें। वो लेके हमें घर के अंदर दाखिल हुए। पर्दा सिस्टम होता है, ख़वातीन को अंदर भेज दिया गया। ये कच्चा सा घर था जिसके हम अंदर दाखिल हुए तो इसका सहन बहुत बड़ा था। बरामदा कहते हैं सराइकी में, जो एक सहन होता है।
बरामदा और सहन दो चीज़ें अलग होती हैं सराइकी इलाके में, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। सहन होता है खुला सा ग्राउंड होता है आपका घर का जो चार दीवारी के अंदर होता है। बरामदा होता है एक ऐसी जगह जिसके ऊपर एक साइड पे छत होती है, ऊपर छत होती है, एक साइड खुला होता है और दूसरे कमरे पे, दूसरी साइड पे कमरों के दरवाजे होते हैं। यानी कमरों के आगे भी एक बरामदा बनाया होता है जिसके ऊपर छत होती है। गर्मियों में अगर बाहर बारिश हो रही है तो आप इस बरामदे में सो जाते हैं। ऐसा ही ये घर था, काफी बड़ा उसका सहन था और काफी दरख्त लगे हुए थे। बिल्कुल एक कोने पे चलते हुए हम पहुंच गए। एक कच्चा घर था ये बना हुआ सारा। एक कमरे के सामने हम रुके तो दरवाजा उसका बंद किया हुआ था। उन इलाकों में ज्यादातर दरवाजे सिंगल डोर नहीं होते, दो दरवाजे लगाए जाते हैं, यानी टू डोर उनको कहा जाता है। उस दरवाजे को खोला गया, गुप अंधेरा पड़ा हुआ था और मैं हैरान ये था कि इस गांव के ऐसे खूबसूरत मंजर में कि जब मैं उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ जिसका दरवाज़ा बंद था, वो खुद अंदर दाखिल हुए और जैसे उनके पीछे मैं था, मैंने कदम रखा तो मैं एकदम से परेशान हो गया। मेरे कंधे और मेरा सर एकदम से इतना भारी हो गया कि मुझे ये अभी भी मेरे रोंगटे, मैं आपको करीब करके दिखा सकूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कहानी ऐसी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभी मैंने कुछ भी नहीं देखा, कमरे के अंदर अंधेरा है, दरवाज़ा खोला गया है, अंधेरा है अभी, और मैं उस शख्स के पीछे हूं जिसने दरवाज़ा खोला है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे जिस्म के अंदर एक कपकपाहट सी आ जाती है, कंधे और सर मेरा एकदम से अजीब सा यानी दाखिल होते ही मुझे अजीब सा भारीपन महसूस होता है। और जब मेरे आगे मंजर क्लियर होता है, लाइट को जलाया जाता है, उन्होंने जाती लाइट नहीं जलाई थी इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया था। और जब लाइट को जलाया गया तो एक नौजवान जिसकी उम्र शायद 24-25 साल के दरमियान होगी, वो एक जंजीर के साथ बंधा हुआ था और कमरे के अंदर बेइंतहा बदबू फैली हुई थी। और उसकी वजह थी कि उस नौजवान का खाना पीना, उठना बैठना और वॉशरूम करना उसी कमरे में ही था। उसको वॉशरूम बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मेरे दोस्त जो साथ आए थे वो भी अंदर दाखिल हुए, लेकिन उस बदबू की वजह से एकदम से बाहर चले गए। लेकिन मुझे वो देखना था, मेरा केस था। नौजवान सोया हुआ था शायद। जैसे ही रोशनी जलाई गई वो उठ के बैठा और एक एक निगाह वो सबको देख रहा था। कौन कौन आया, पूरा एक काफिला था हमारा, उनके मुलाजिम भी थे, वो सरदार साहब भी थे, मेरे भी वही दोस्त जो मेरे साथ आए थे। यहाँ मैं उनका नाम नहीं लेता, 4 दोस्त थे, 3 दोस्त थे, एक मैं था, 4 हम लोग आए थे। तो सबको देखता रहा। ऐसा ऐसा ऐसे गर्दन घुमाता गया, उठ के बैठा। पहले तो किसी को उसने नहीं देखा ना, इग्नोर करके बैठा रहा। उसके बाद जब उसने अपनी आंखें उठाई तो आराम से, उसके अंदर कोई खौफ नहीं, उसकी आंखें में कुछ नहीं, नॉर्मल सा एक इंसान है। और ऐसे देखता रहा। सबसे लास्ट में वो मेरी तरफ आया और जब मेरी तरफ उसने देखा तो मेरी उम्मीद थी कि वो इस तरह मुंह घुमा देगा, आंखें घुमा देगा, इस तरह उसने सबको देखा। लेकिन मेरी तरफ देख के वो उसकी आंखें टिक सी गई। और ना सिर्फ उसकी आंखें टिक गई, मुझे याद है उसकी आंखों में गुस्सा आने लगा। शदीद नहीं, ऐसे जैसे महसूस होता है इसको बुरा लगा है मेरा आना। और वो मेरी आंखों में देखता रहा। अब जो मेरे दोस्त थे जो मुझे मेरे शहर से लेके आए थे, वो मेरे पास खड़े हुए थे, अब अंदर आ चुके थे। मुझे कहते हैं कि ये तुम्हें देख रहा है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है ये मुझे देख रहा है। उसका नाम था, मिलता जुलता मैंने नाम रख दिया उसका, तकरीबन जो उसका नाम था उससे बहुत मिलता जुलता, उसके नाम के साथ ये नाम लगा था। उसका नाम था बिलाल। मैंने उनसे पूछा इसका नाम क्या है, उन्होंने कहा बिलाल। तो मैंने वहीं पे खड़े हुए कहा बिलाल क्या हाल है तुम्हारा? सराइकी में उससे पूछा, बिलाल क्या हाल चाल है तेरा, ठीक है? वो मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देखता रहा, उसने कोई जवाब ना दिया और आंखें वो नहीं झपक रहा था। उसकी आंखें मुसलसल टिकटिकी बांधे मुझे देखी जा रही हैं और मैं वहां पे खड़ा हूं, बाकी दोस्त भी खड़े हैं उस कमरे के। अजीब सा एक माहौल है। तो जो उसके घर वाले थे, मैं जिसमें से अभी तक किसी का तारुफ नहीं हुआ था, बोल पड़े क्योंकि वो समझ गए थे मैं ही हूं जो इस काम के लिए आया हूं। तो जी बोले सरदार साहब, मुझे भी वो सरदार साहब कही जा रहे थे, सरदार साहब
ये कई इस तरह के इसके साथ मसला है, यूं है, यहाँ है, सारी उन्होंने बातें बताना शुरू कर दी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप लोग जरा कमरे से बाहर जाएं। वो जितने भी लोग थे उन्होंने कहा चलें जी बाहर आ जाएं। वो सारे बाहर जाना शुरू हो गए। मैं चाह रहा था इस कमरे में मैं और बिलाल आमने सामने और चंद लम्हे हमें अकेले मिलें। अब कमरे में मैं और बिलाल रह गए और बाकी कमरे में कोई भी नहीं है। बिलाल जंजीर से बंधा हुआ है, अगर वो मुझ पर हमला भी करना चाहे तो जंजीर इतना फासले पे मैं खड़ा हूं कि मेरे तक वो पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ऐसे केसेस में जो जंजीरों से बंधे होते ही हमला कर देते होते हैं। मेरे जो राज प्रोग्राम देखते रहे हैं पुराने, वैसे कई मेरे प्रोग्राम भी देख चुके हैं जो मैं रिकॉर्ड करके दिखा चुका हूं, जिसमें कई औरतें थीं, कई मर्द थे, इस तरह जंजीरों पे बंधे हुए थे। मैं गया था, उनसे बात की थी, उसके अंदर जिनकी हमने हाजिरी करवाई थी। बहुत सारे लोगों को ऐसे मेरे शोज़ याद होंगे। अब मैं फासले से खड़ा हूँ और वो मुझे देखता रहा है, और वहीं पर खड़े हुए मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है कि मैं पढ़ाई करूं, चेक करूं हालात क्या हैं। मैंने जैसे ही पढ़ाई शुरू की, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मेरे रोंगटे तो पहले ही खड़े थे, सर भारी था और कंधे भारी हो गए थे, लेकिन मैंने जैसे ही पढ़ना शुरू किया मेरी दिल की धड़कन ऐसे तेज होती गई, ऐसे तेज होती गई, मुझे लगता था मेरा दिल निकल के बाहर आ जाएगा। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। और वो टिकटिकी बांधे मुझे देखे जा रहा है। उसी लम्हे मुझे कमरे में महसूस हुआ कि कमरे के अंदर कोई और भी क्लियर वाज़े मौजूद है। मेरी हालत पता नहीं क्यों, कई दफ़ा फास्ता पड़ चुका था जिन्नात से, ऐसी मखलूक़ात से, ऐसी जगहों पे जाना हुआ था, लेकिन इस कमरे के अंदर क्या हुआ कि मेरी दिल की धड़कन ना सिर्फ बहुत तेज़ हो गई, बल्कि एक अजीब सी फीलिंग होनी शुरू हो गई। मुझे लगा कि जो मैं सोच के आया हूँ ये उससे कई गुना ज़्यादा मामला है। और उसी लम्हे मैंने देखा कि उसके चेहरे की रंगत बदलना शुरू हो गई, उसकी आंखों की रंगत बदलना शुरू हो गई, उसकी आंखें लाल सुर्ख होना शुरू हो गई। बगैर पल के झपकाए वो बिलाल जो मुझे बैठा देख रहा था, अब उसकी आंखें लाल हो रही थी। यकीनन जो चीज़ भी उस कमरे के अंदर मौजूद थी उसको वो देख चुका था। उसी लम्हे मैं अभी पढ़ते हुए शायद 1 से 1.5 मिनट हुआ होगा कि उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। बिलाल ऐसी चीखें मार रहा था, ऐसी चीखें मार रहा था कि मेरे दोस्त जो मेरे साथ मेरे शहर से आए थे वो सारे भी खौफजदा हो गए कि अंदर क्या हो गया, क्योंकि ऐसी भयानक उसकी चीखें थी, ऐसी दर्दनाक, और इतनी ऊंची गला फाड़ के वो चीखें मार रहा था कि वो सारे डर गए। और उसी वक्त चीखें मारते मारते वो भागा मेरे ऊपर हमला करने के लिए। जब वो मेरे ऊपर हमला करने के लिए भागा तो मैं फिर भी थोड़ा सा पीछे हट गया। मैं मोहतात अंदाजे के हिसाब से फासला रख के खड़ा था कि अगर अटैक भी करे तो मैं दूर हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा पीछे हो गया और मैं पढ़ता गया। तो मुझे लगा कि नहीं, इस कमरे में मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया है। मैं जितना इल्म जानता था, जितना पढ़ाई करना जानता था, अभी पढ़ा कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा ही पढ़ा था कि मेरी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। यानी मैं जो पढ़ना चाह रहा था वो मैं पढ़ नहीं पा रहा था। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं कुछ देर के बाद बाहर निकल आया, तो वो जो उसके घर वाले थे बिलाल के, वो बोले जी ये हालत तो उसकी उस वक्त होती है जब हाजिरी हो जाती है, और ये कभी कभी होती है, पहले तो बहुत होती थी, अब उस वक्त होती है, आपने हाजिरी करा दी है। मैंने कहा हाँ जी मैं पढ़ रहा था, मैंने हाजिरी करवाई है। तो उन्होंने कहा जी बैठे हैं, कोई शरबत ये वो खाना पीना। मैंने कहा कुछ नहीं जी, हम लोग तो खा पी के आए। वो सरदार साहब जो साथ है वो भी बोलना शुरू कर, खा पी के आए यार, कोई तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, बस ये इस केस का इनको कहा था, ये बड़े दूर से आए हैं, इनकी शफ़क़त है, ये आगे हैं, अब ये इस केस को देखेंगे, परेशान मत हो, इंशाल्लाह ये नौजवान ठीक हो जाएगा। कुछ देर मैं चलता हुआ अपने दोस्त का, सिगरेट पीता था मैं उस वक्त, आज तो नहीं पीता, छोड़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बाहर गया, दोस्त को कहा यार मुझे सिगरेट दो। सिगरेट मेरी गाड़ी में पड़ी थी, मैं गाड़ी खोली, उसने, मैंने सिगरेट निकाली, सिगरेट पीना शुरू हो गया। तो वही मेरा दोस्त जो मुझे लेके आया था कहता है क्या हुआ है। मैंने कहा यार बहुत खौफनाक है। तो मुझे कहता है यार कर तो लेगा। तो मैं एकदम से चौंका, मैंने कहा क्या मतलब है। कहता है यार इज्जत का सवाल होता है, इतनी दूर से आए, नहीं तो अभी से इसको बंद कर देते हैं, उनको कह देते हैं कि भाई कोई बहाना बना देते हैं, या कर लेगा। मैंने कहा यार आज तक मैं नाकाम नहीं हुआ, और दूसरी बात है मैं अभी से आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि ये 100% मेरी गारंटी है, ये मैं करके जाऊंगा। थोड़े से मुझे उनके चेहरे पे नजर आया जैसे वो पूछना चाह रहे हो, कहा नहीं कि कैसे। मैंने कहा मैं जिस हस्ती के साथ अटैच हूं, जो मेरा उस्ताद है, उस्ताद मोहतरम है, तो उनकी सरप्रस्ती है मेरे ऊपर, इसलिए परेशान ना हो। अच्छा। कहता अब ठीक है, अब मैं मुतमईन हूं।
क्योंकि उस मेरे दोस्त से बहुत इज्जत करते थे, प्यार करते थे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें दोस्तों को भी नहीं बताई जाती ना, जो एक रूहानियत में उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता होता है, आप किसी को नहीं बताते होते। तो जब उनको मैंने इशारा दे दिया तो मुतमईन हो गए। तो उन्होंने भी सिगरेट लगाया, मैंने भी लगाया, हम दोनों खड़े होकर अलग सिगरेट पी रहे थे, वो आपस में बातें कर रहे थे, समझ गए थे कि ज़रा हमें प्राइवेसी चाहिए। मुझसे बोले, हाँ क्या पता लगा है? मैंने कहा, मैं जब पढ़ाई करता हूं तो पढ़ाई करने के कुछ देर के बाद हाजिरी होती है। जब मैं अंदर दाखिल हुआ हूं तो मेरा सर और कंधे भारी हो गए थे और मैंने अभी पढ़ना ही शुरू किया था, इतनी जल्दी हाजिरी हो गई। बहुत ही खौफनाक, बहुत ही ताकतवर और इंतहाई गलीज चीज़ है जो भी इसके साथ है। क्योंकि मैं थोड़ा सा तैयार होकर नहीं आया था, देखने के लिए आया था, और अंदर जाते ही तबीयत अजीब सी होगी, इसलिए बाहर निकल के आ गया हूँ, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, माहौल ठीक हो, फिर अभी अंदर जाऊँगा। चाय मुझे पिलवा दें। मेरे ये दो ही शौक थे शदीद किस्म के, सिर्फ एक चाय और एक सिगरेट। इसके अलावा मैंने ज़िंदगी में कोई नशा नहीं किया। उन्होंने चाय वैसे ही बनवाने का, चाय तो वैसे भी बन रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो चाय पे इंतज़ार कर रहे हैं। सिगरेट मैंने पी ली, चाय आ गई, मैंने चाय पी ली। मैं काफ़ी हद तक चीज़ें सोचने का मौका चाह रहा था कि मैं सोच लूँ, तैयारी कर लूँ, क्या है क्या नहीं, क्या करना है। आप तैयार तो नहीं हो, तो मैं तो देखने के लिए आया था और आते ही काम अजीब हो गया था। पढ़ना अभी मैं चाह नहीं रहा था, मैंने पढ़ लिया था। मेरे लिए भी ये बहुत अजीब व गरीब सा था। वैसे मैं नॉर्मल होता हूँ केस में, इस केस में मैं खुद थोड़ा सा अजीब हो गया था। सिगरेट पी के, चाय पी के, ज़रा गपशप भी हो गई, हवा चल रही थी वहाँ पे, हम चारपाइयों पे बैठ गए, चारपाइयों पे बैठ के चाय शाय पी रहे थे, तो गपशप भी होती रही, मैं भी बैठ के ज़रा सोचता रहा। उसके बाद मैंने कहा, जी आप लोग गपशप करें, मैं अंदर जाऊँगा। उनको कहा, घर वालों को, कि मुझे अंदर लेके चलें। तो वो जी मुझे अंदर लेके चले गए। हम दो शख्स अंदर गए, वही जो साहब पहले हमें अंदर लेके गए थे, दोबारा अंदर लेके गए, और मुझे कहता है, जी मैं रुकूं आपके साथ। मैंने कहा, जी आपकी मर्जी, आप रुकना चाहें रुक भी सकते हैं, जाना चाहें जा भी सकते हैं। तो कहता है, जी आपको शायद किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए, तो मैं इसलिए दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ। मैं कहा, ठीक है जी। वो दरवाजे के बाहर खड़े हो गए और मैं वहीं पर खड़ा हो गया। अभी मैंने पढ़ा नहीं, मैंने देखा कि अभी वो शख्स जिसको कुछ देर पहले मैंने देखा था और जो अजीब सी हालत में था, जो चीखें मार रहा था और बहुत ज़्यादा उसकी हालत अजीब हो गई थी, अब वो गुस्से में था और अपना जकड़ा हुआ अलर्ट होके बैठा हुआ था, ऐसे इंतज़ार में जैसे मैंने दोबारा वापस आना है। और मैं दोबारा वापस आ गया था। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मैं काफ़ी हद तक अपने ऊपर कंट्रोल पा चुका था। उससे पहली दफ़ा जब मैं दाखिल हुआ था, मैं अजीब हो गया था। दाखिल होते ही मैंने कहा, हाँ बिलाल, आ गया हूँ मैं। और मुझे पता है इस वक्त मैं बिलाल से नहीं, मैं उससे मुखातिब हूँ जो कमरे में मौजूद है। कमरा अभी भी भारी था और अभी भी उसकी मौजूदगी क्लियर थी। मैंने कहा, पता है तुम जो भी हो, शैतानी ताकत हो। मेरे अल्फाज वो खड़ा बाहर सुन रहा था, वो शख्स जो इनका करीबी था। मैंने कहा, मुझे पता है तुम जो भी हो, इस कमरे में मौजूद हो और मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया हूं, और इस नौजवान का तुम्हें पीछा छोड़ना पड़ेगा। इस नौजवान की जान छोड़नी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे भी हालात हो जाएं। मैं इसको निकाल के जाऊंगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है, लड़ना चाहो लड़ लो, आराम से जाना चाहो आराम से चली जाओ, लेकिन अगर लड़ाई करनी है तो याद रखना, फिर कोई एक नुकसान उठाएगा, या मैं उठाऊंगा या तुम नुकसान उठाओगे, जो भी हो। उसके बाद खड़े होकर मैंने फिर उस कमरे के अंदर पढ़ना शुरू कर दिया। अब बिलाल फिर से चीखें मारना शुरू हो गया, बिलाल की हालत फिर से ख़राब हो गई, फिर से वो दीवानगी वाली कैफियत में आ गया। लेकिन मैंने उसकी तवज्जो हटा के, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अब मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर चुका था। मैं कमरे के अंदर पढ़ता रहा, क्या है जिसकी वजह से पहली दफ़ा कमरे में दाखिल होती मेरी तबीयत बेचैन हो गई थी, मैं अजीब सा हो गया था, क्यों इस तरह हुआ है। मैं सारा इधर उधर घूम के पढ़ चुका और सारा देख चुका, मैं मुतमईन हो गया था। इतना मुझे पता लग गया था, ये बहुत भारी काम हुआ है, जो भी हुआ है कोई इतना नहीं है। मैंने खैर पढ़ाई वगैरह की। उसकी चीखें उसी तरह पहले की तरह थी, और वो उसकी चीखें और हमला करने का स्टाइल था, जंजीर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो बाहर आता तो एक लम्हे को वो जो बाहर उनके साहब खड़े थे, वो बाद में मुझे पता लगा वो उनके बड़े फर्स्ट कज़न थे। वो अंदर आए तो मुझे कहती हैं, ज़रूरत है। मैंने इशारा किया हाथ से, नहीं कुछ नहीं, तुम बस खड़े रहो। तो मैं पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद वो उसी तरह चीखें मारता रहा, बहुत ज़्यादा, पहले से भी शदीद चीखें मार रहा था इस दूसरी दफ़ा। और मैंने कहा, पानी का गिलास का इशारा किया। वो भाग के गया, पानी का गिलास ले आया, और उसने जब मुझे गिलास दिया, मैं पढ़ रहा था, मैंने गिलास के ऊपर फूंके मारी। मैंने फूंके मार के मैंने पानी उसके ऊपर फेंका, बिलाल के ऊपर।
और जैसे मैंने बिलाल के ऊपर पानी फेंकला, ओ मेरे खुदा, पानी फेंकते ही जलजला आ गया, जैसे कयामत आ गई हो। ऐसी चीखो पुकार, ऐसा दर्दनाक आवाज़ें, जो अभी तक उसकी चीखो पुकार थी, जो अभी तक थोड़ी देर पहले वो जिस तरह कर रहा था जिससे सारे घबरा गए थे, वो तो थी ही कुछ नहीं। पानी पड़ते ही जो चीखो पुकार हुई, और दो आवाज़ें क्लियर थीं। एक आवाज़ बिलाल की थी और एक औरत की आवाज़ थी, जो उससे भी ऊंची ऊंची चीखें मार रही थी, क्योंकि पानी मैंने सिर्फ बिलाल पे नहीं फेंका था, उसके बाद उस पानी का छिड़काव मैंने छींटे कमरे में मारे थे। क्योंकि मुझे इतना पता लग गया था, जो भी वजूद यहां मौजूद है वो मेरे सामने नहीं आ रहा पढ़ने के दौरान, वो बहुत ताकतवर है, और मेल है फीमेल है मुझे ये नहीं पता, लेकिन जब मैं छींटे मारूंगा ना, जहां भी मौजूद है, उसका जो जादू है, उसकी जो ताकत है, वो इतनी ज़्यादा है कि वो अपने आप को छुपाए हुए है, मेरे सामने नहीं आ रही, लेकिन पानी फेंकने पे कुछ ना कुछ इशारा मिल जाएगा। और जब मैंने पानी फेंका तो दो चीखें थी, एक बिलाल की, एक औरत की आवाज़ थी, जो बहुत ऊंची थी, बिलाल से कई गुना ज़्यादा चीख रही थी। मैं समझ गया ये कोई औरत है, और मैं कमरे में इस तरह में छींटे मारता रहा, और शदीद चीखों पुकार जब आई और मैं बाहर निकला तो मेरे चेहरे पे पहली दफ़ा मुस्कुराहट थी। पहले मैं डरा हुआ अजीब सा निकला था, इस दफ़ा मुस्कुराहट थी। और वो जो बाहर बैठे हुए थे सारे, वो उठ के अंदर आ गए थे। एक औरत की चीखों की वजह से परेशान हो गए थे कि क्या हो गया, खुदा न खास्ता, अंदर तो बिलाल है, औरत की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो जब आए तो मैं मुस्कुराता हुआ बाहर निकला, तो वो शख्स भी जो उसका फर्स्ट कज़न था, मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाह रहा, वो भी मेरे पीछे पीछे आया और मेरे उस दोस्तों को और सरदार साहब को बोला, जी अंदर तो एक औरत की आवाज़ भी आ रही है, हमने पहले नहीं सुनी। तो मेरा दोस्त कहता है, मलिक साहब ये क्या है। मैंने कहा, जी ये वही चीज़ है जो सामने आ गई है, ये औरत वही है। तो घर वाले भी ज़रा डिस्टर्ब थे कि ये औरत कहाँ से है, हमने तो इसी को चीखो पुकार करते सुना था। मैंने कहा वही छुपी हुई है इसके अंदर। अब मैं मुतमईन हो गया था। मैंने कहा जी अब इसको ऐसे छोड़ दें और बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएगा। हम लोग बाहर आ गए, उसी जगह जहाँ पे बाकी सारे बैठे हुए थे वहाँ पे बैठ गया। मैंने कहा जी अब मुझे तैयारी करनी है, मैंने देखना था, मामले को समझना था, सारा समझ लिया है, और अब तैयारी करके मैं इसको बेहतरीन तरीके से हल करूँगा, इंशाल्लाह ताला ये मामला हल हो जाएगा। तो वो उनके जो कज़न थे बोले, जी हम तो बड़े बड़े लोगों को बुला चुके जो अपने नाम के बड़े नामवर थे, और आए, उन्होंने बड़ी कोशिशें की, ये किया वो किया, हम तो नाउमीद हो चुके हैं, हमें तो कहीं से भी कोई अब नज़र नहीं आ रहा, नौजवान बंदा है, ख़त्म हो गया है, और जिस तरह वो दिन ब दिन कमज़ोरी की तरफ जा रहा है, ये तो मर जाएगा इस तरीके। तो हमने तो फिर सरदार साहब से रिक्वेस्ट की कि कोई आपका कोई जानने वाला और उसके तवस्सुत से आप आए, आपकी मेहरबानी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें लग रहा है कि आप ज़रूर कर लेंगे। मुझे लगा उनके फ़िक्रों में ऐसे जान नहीं है जैसे वो सरदार साहब की वजह से कह रहे हैं, पता नहीं ये भी कर सकता है या नहीं कर सकता। तो खुद से बताना शुरू हो गए, जी ये बिलाल जो है वैसे तो मिलनसार, बहुत अच्छा, इज़्ज़त करने वाला, प्यार से मिलने वाला, गाँव में सारे इसकी इज़्ज़त करते थे और ये भी सबकी बेनता इज़्ज़त करता। ये बहुत हाडी बाडी वाला बंदा था, सही खा पी के ये जवान सा बंदा था। अभी जो जिसको आप देख रहे हैं ये तो हड्डियों का ढांचा है, काला स्याह हो गया है। जब ये इसके ऊपर ये वाला माजरा नहीं हुआ था तो उससे पहले ये जिस तरह दूध पीता, खाने खाता, दौड़ता, काम करता, खेतों में काम करता, ये सही जान वाला बंदा था, नौजवान था। लेकिन हमें नहीं पता था ये किन चक्रों में पड़ चुका है, ये क्या कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि ये रातों को निकलता, कहां जाता, किधर फिरता, हमें नहीं पता था। कि हमें एक सुबह किसी गांव वाले बंदे ने इतला दी कि यार तुम्हारा बंदा कब्रिस्तान में बेहोश पड़ा है, और हम भाग के गए। जब हम कब्रिस्तान गए तो वहां पे एक बड़ा सा, एक पुरानी सी कब्र के इर्द गिर्द एक निशान लगाया हुआ था, गोल, उसने ऐसा एक दायरा बनाया हुआ था, उसके अंदर छुरी गाड़ी हुई थी जमीन के अंदर, कुछ इसकी चीजें भी पड़ी हुई थी, और ये उसके बीच में बेहोश पड़ा हुआ था। हमने इसको वहां से उठाया, बेहोशी की हालत में इसको चारपाई पे डाल के घर ले आए, और जब ये इसको होश में लाने की कोशिश करते रहे, इसके हाथ पांव मलते रहे। जब ये होश में आया तो इसके हाथ पांव मुड़ गए थे, और जैसे इसके हाथ पांव मुड़े थे और इसके मुंह से जैसी आवाजें निकल रही थी, हम समझ गए थे ये बिलाल नहीं है। हम इसके नाम से इसको पुकारते रहे, ओए बिलाल, ओए बिलाल, ये क्या हो गया तुझे। और ये चीखें मारता रहा, इसकी आंखें अजीब हो गई थी, इसके हाथ पांव अजीब हो गए थे, इसके अंदर से बिलाल नहीं, ऐसे लगता था जैसे कोई और चीज़ बोल रही है, ना हमें समझ ना आती वो मर्द है या औरत है, एक अजीब सी आवाज़ आती।
अच्छा, हमने कहा ठीक हो जाएगा। फिर हम अपने इलाके के जो एक थे पड़-गुड़ करने वाले, जिनको आमिल कहते हैं, वो भोपो कहते हैं, उसको ले आए। उसने आके पढ़ाई शढ़ाई की, वो लगा रहा, करता रहा। उसने कहा ठीक हो जाएगा, लेकिन जी उससे कोई फ़र्क ना पड़ा। और उसके बाद फिर हुआ ये कि उसने कहा जी इसको बांध दो, ये नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसा ही हुआ, हमने उसको बांध दिया, क्योंकि अभी हमले करना शुरू हो गया था। इसको पहचान नहीं थी, कौन इसका बाप है, कौन इसकी माँ है, कौन खाला है, इसको किसी रिश्ते की पहचान नहीं थी। बस ये हमला कर देता, खाना पीना इसका छूट गया था। और फिर जी जब इसने बाकायदा एक हमारे उसने एक नाम लिया कि वो इस वक्त हैं नहीं, आ जाते हैं, खेतों में गए हुए हैं, तो उसके ऊपर जब हमला किया तो उस दिन हम डर गए थे, क्योंकि वो बड़ा ही हट्टा कट्टा जवान है, अपने दौर का पहलवान है वो। उसको ये तो उसके आगे बच्चा है जितना हट्टा कट्टा है। वो जब आए इससे मिलने के लिए, उसने कहा छोड़ो यार इसको, मैं आप लोगों ने हमें बांधा हुआ है, मैं इसको हटाओ, अगर होगा मैं पकड़ लूँगा। तो हमने छोड़ दिया उसके कहने पे। और जब वो आया, इसके अंदर बैठा रहा, बातचीत करता रहा, और थोड़ी देर के बाद इसके अंदर हाजिरी हो गई। तो वो तैयार था कि मैं इसको पकड़ लूँगा, पहलवान बंदा था, हट्टा कट्टा बंदा था। लेकिन जी इसने उसको उठा के ऐसे ज़ोर से फेंका है जैसे वो छोटा सा बच्चा हो। इतने बड़े हट्टे कट्टे पहलवान को इस तरह उठा के मजाक नहीं है, लेकिन जिस तरह इसने कर दिखाया ना, हम डर गए थे। हमने कहा नहीं, अब मामला कुछ और है, हमने गलती कर दी। बड़ी मुश्किलों से 4-5 बंदों ने मिलकर इसको पकड़ा है, वो भी उठाया। फिर ज़मीन से वो उठ के ज़मीन पे गिरा और उसको कमर पे बड़ी चोट लगी है, बड़े ज़ोर से इसने उठा के फेंका है। फिर वो उठाए, 4-5 बंदे और आए हैं, इसको पकड़ा है, बड़ी मुश्किलों से बांधा है। और उसके बाद फिर हमने इसको कमरे में जंजीर से बांध दिया। उस दिन से हम डर गए हैं। अब हमने कहा जी जो भी पढ़ाई वगैरह करने के लिए आएगा वहीं पे पढ़ाई करे, ये तो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। इतने बड़े जो पहलवान है हमारे गांव का और नामवर बंदा, उसको उसने ऐसे उठा के फेंका है जैसे बच्चा है, ये तो किसी को भी मार देगा। तो हम वहाँ पे रोटी रख के आते तो ये रोटी ना खाता, पानी कभी कभी पी लेता। तो हमने नोट करना शुरू किया कि रोटी जब सूख जाती है ना, फिर हमने छुप के एक दफ़ा देखा, हमारे सामने नहीं, हमने खिड़की से देखा कि सूखी रोटी खा रहा था। तो फिर हमने इसको ताज़ी रोटी देनी छोड़ दी, क्योंकि ये ताज़ी रोटी नहीं खाता था, सूखी रोटी खाता था। तो पानी के साथ सालन वगैरह नहीं खाता था। तो अब ये सिर्फ सूखी रोटी खाता है और साथ पानी पीता है, इसकी और कोई खुराक नहीं है। इसके बारे में डिटेल हमें नहीं पता, क्या किया है अल्लाह बेहतर जाने। आमिल आए हैं जी, वो तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। कोई कहता है जी इसके साथ जिन्न है, कोई कहता है जी शैतान है, कोई कहता है जी क्या है, अल्लाह बेहतर जाने जी। हम तो गाँव के लोग हैं, बहरहाल हमारा नौजवान है, हम चाहते हैं जी ये ठीक हो जाए। मैंने कहा जी अल्लाह खैर करेगा, आप लोग परेशान ना हों, बेहतर हो जाएगा। अब वहाँ से हम वापस आ गए, उसी डेरे पे आ गए जिस सरदार के पास हम आए थे। वहाँ पे खाने वगैरह का एहतमाम था, बैठे गपशप की, बातें हुई इधर उधर की, टीवी के हवाले से मुख्तलिफ बातें होती रहीं। जब वहाँ से उठे सोने के लिए गए तो मेरा दोस्त जो मुझे लेके आया था, उसका मैं फ़र्ज़ी नाम शहबाज रख देता हूँ, ये फ़र्ज़ी नाम है। तो शहबाज मुझसे कहता है हाँ क्या समझ आया मदर, केस हल हो जाएगा? मैंने कहा जी इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। चीज़ें हैं इसमें उलझी हुई, ये छोटा मोटा केस नहीं है तो बहुत बड़ा खौफनाक केस है, लेकिन हल हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। हम रात को बातें करते रहे। अब मुझे परेशानी ये थी, 2-3 टेक्निकल चीज़ें ऐसी थीं जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं पढ़ भी चुका था और अंदाज़ा लगा चुका था। अब मुझे एक चीज़ का जवाब चाहिए था, और वो कोई अगर मुझे जवाब दे सकता था तो वो मेरे उस्ताद मोहतरम थे, क्योंकि इस केस को मैंने समझ लिया था ये बहुत हैवी केस है, मुझसे ज़्यादा है। क्योंकि ये उन दिनों की बात है कि मेरा भी अभी इतना तजर्बा नहीं होता, इंसान वक्त के साथ साथ तजर्बा हासिल करता है। आज तो कई साल हो चुके हैं इन्हीं कामों में, फिर भी उस्ताद की ज़रूरत तो हमेशा मरते दम तक रहती है। लेकिन उस वक्त तो बहुत ज़्यादा मुझे होती थी, आज भी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना उन्होंने सिखा दिया है कि मैं खुद से बहुत कुछ कर लेता हूँ। उनसे रब्ता किया, उनके लिए मैसेज छोड़ दिया कि जब भी उनको होगा वो मुझे जवाब दे देंगे। और यूँ मैं सो गया, और जब मैं सुबह उठा तो उनका एक जवाब आया हुआ था, एक मुख्तसर सा जवाब था। मैं समझ गया कि मुझे था कि वो इस मामले में कॉल करेंगे और मुझे गाइडलाइन देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल नहीं की, मैसेज छोड़ दिया। मैं परेशान भी हो गया कि अब दोस्तों को भी नहीं कह सकता, भी उस्ताद ने बताया नहीं, क्योंकि मैंने उनको माजरा बता दिया था ये है और अब मुझे ये ज़रूरत है। उन्होंने जो मुझे बताया, मैंने कहा जी ठीक है, मुझे समझ आ गई। मैं सुबह उठा, नाश्ता वगैरह किया, मैंने अपने दोस्तों से कहा एक फ़र्ज़ी नाम रखने जा रहा हूँ यहाँ पे, एक बशीर नाम का बंदा है, उससे मिलना है। कहते हैं बशीर कौन है? मैंने कहा पता नहीं, उनके घर जाना है, उनसे पूछना है इसका कोई दोस्त वगैरह है, कोई मिलने वाला है, कौन है बशीर, उसका पता करना है। उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता, जो सरदार साहब थे उन्होंने कहा वो बता सकते हैं। हमारा काफ़िला फिर से गया और हम वहाँ पहुँचे और उनसे पूछा। मैंने कहा जी बशीर कौन है?
उन्होंने कहा जी बशीर, कौन सा बशीर? मैंने कहा इसके कोई दोस्तों में से कोई बशीर वगैरह है? उन्होंने कहा जी हाँ, इसका एक दोस्त है, वही इसके साथ ज़्यादा उठता बैठता रहा है, उसका नाम बशीर है। मैं शुक्र है अल्लाह का, मैंने कहा लाख लाख शुक्र है, क्योंकि मुझे हिंट्स उस्ताद ने जो दिया था वो सिर्फ बशीर का दिया था और ज़्यादा नहीं दिया था, मैं परेशान था। मैंने कहा जी कहाँ मिल सकता है? उन्होंने कहा जी वो शाम के टाइम उससे मुलाकात हो सकती है, वो भी खेतों में काम करता है, तो वो शाम को अपने घर पे होगा। मैंने कहा जी ठीक है, शाम को उसके घर चलना है। तो उसने कहा जी आप लोग इधर रहें, शाम को चलेंगे। हमने कहा नहीं, हम वापस जा रहे हैं, शाम को हम वापस आएंगे। उन्होंने कहा अगर आप जा रहे हैं, अगर आप कहें तो हम बशीर को आपकी तरफ लेके आ जाएं। मैंने कहा अगर ये हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम बशीर को आपकी तरफ बुला के आ जाते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। शाम का टाइम हुआ जी, वो लोग आ गए और बशीर को साथ लेके आए जी। सलाम वालेकुम सलाम, आए, सारे मिले। हाँ जी ये बशीर है जी जिसका आप पूछ रहे थे। बशीर परेशान सा कि मुझे क्यों बुलाया गया है, क्या हुआ है, क्या हाल है बशीर? मैंने कहा ठीक हो सब, ये वो है। हाँ। तो मैंने कहा बशीर तुमसे कुछ बातें करनी है। कहता है जी हुक्म करें। मैंने कहा बिलाल के बारे में क्या जानते हो? कहता है जी मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा, अब तो हालत में वही है, घर वाले ज़्यादा बेहतर जानते हो, तो कैद होता है, बंदा होता है। उससे पहले हम यार थे, उठते बैठते थे, खाते पीते थे, इसके अलावा आपने क्या पूछना है मुझसे? मैंने कहा इसके अलावा क्या जानते हो? जो कहता है जी इसके अलावा तो मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। मैं कहा ठीक है। मैंने सिगरेट लगाई हाथ में, मैंने कहा ज़रा बाहर चलते हैं, सिगरेट पीते हो? मैंने कहा जी हाँ पीता हूँ। मैंने एक सिगरेट उसके हवाले की। मैंने कहा सिगरेट लगाओ, ऐसे ज़रा गपशप करते हैं। मैंने कहा जी बैठे, हम लोग ज़रा आ रहे हैं। उसने सिगरेट लगाई, हम चलते हुए बाहर चले गए। हम साइड पे जाके खड़े हुए और मैंने उसे कहा बशीर बात यह है कि मैं अभी पढ़ूँ ना, सब कुछ मुझे पता लग जाएगा। मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तेरा ताल्लुक इस केस से है, जो इस वक्त बिलाल के साथ हुआ है ना, उसमें तू भी इन्वॉल्व है, तेरी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। अगर तू ये कहे तुझे कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं, तो याद रखी मेरा असल में तुझे तारुफ उन्होंने नहीं कराया, मैं जिन्नात के साथ काम करता हूँ, मैं आमिल हूँ, मैं जिन निकाल लेता होता हूँ, और मैं इतनी दूर इसी काम के लिए आया हूँ। और आते ही मुझे यह भी पता लग गया कि इसके साथ तू जुड़ा हुआ था। अब बेहतर यह है तू पढ़ना शुरू कर दे, अब बताना शुरू कर दे, नहीं तो मैं अभी पढ़ाई करूंगा, तुझे खुद अंदाजा हो जाएगा। चल रुक देख लेते हैं। मैंने सिगरेट बुझाया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। 2 मिनट तक तो मुझे भी लगा कि ये साला ऐसे जल्दी नहीं बोलेगा, मुझे कुछ और हरबा इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 मिनट मुझे पढ़ते हुए होंगे, एकदम से ना उसको सांस चढ़ना शुरू हो गया, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, ऐसे डर सा गया। मैं कहा हाँ फिर तैयार हो? कहता है जी मैं तैयार हूं। मैं कहा बताओ। बशीर ने कहा कि जी इतनी जल्दी, वो जब मैंने पढ़ाई की थी ना बशीर की, एक ख़ास वजह से की थी और उस पर उसको झटका लग गया था। मुझे पता था कि अगर ये भी इन्वॉल्व है ना इन कामों में, 2 नंबर कामों में, जो अमलियात के गुनाह वाले काम होते हैं, तो इसको झटका लग जाएगा। तो उसको झटका लग गया था, वो इसलिए तैयार हुआ था और उसको सांस चढ़ गया। तो उसने कहा मैं तैयार हूँ। मैंने कहा यार बात यह है, मुझे इस केस को हल करना है और तुम इस केस में इन्वॉल्व हो। मुझे उस चीज़ को ढूंढना है जिससे मेरा सर पैर हाथ लगे, और तुम्हें मैंने क्यों बुलाया है, क्योंकि तुम मुझे जब बताओगे ना तो मेरे हाथ सर पैर लग जाएगा। मसला ये था कि मैंने जब उस्ताद से सारा कहा था तो उन्होंने मुझे जब बशीर की तरफ बताया था, तो यकीनन इसका मतलब है कुछ बशीर के पास था जो मुझे बताता तो मैं उस तरफ पहुंच सकता था, वरना उस्ताद कॉल कर लेते तो मैं डायरेक्ट सवाल जवाब कर लेता, जी ये है ये है ये है। उन्होंने सिर्फ बशीर कहा था, इसलिए मुझे उगलवाना सा बशीर से क्या माजरा है। उसने कहा जी बात ये है, मैं और बिलाल बचपन के दोस्त हैं, हम उम्र हैं, हम अक्सर बैठते गपशप करते, सिगरेट इकट्ठे पीते। तो मुझे और बिलाल को जो एक मुश्तरका एक बहुत शौक़ था वो था अमीर बनने का। हमारे पास पैसा हो, जायदाद हो, घर हो, कोठियाँ हों, ज़मीनें हों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, मुलाजिम हों। बिलाल मुझे अक्सर कहता कि यार ये जो ज़िंदगी है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे बाप दादा भी इसी तरह ज़मीनें हल चलाते मर गए और हम भी इसी तरह, मुझे अमीर बनना है। और मेरे अंदर भी ये ख्वाहिश थी, हम दोनों बैठ के बातें करते अमीर बनने की, इसी तरह बस किसी तरीके अमीर बनना है। करते करते पता लगा हमारे यहाँ एक काला पीर है। काला पीर जो है वो काले जादू करता है। मुझे बिलाल ने बताया कि बंदा हाथ लग गया है, वो एक अमल बता सकता है, अगर हम अमल दोनों बैठ के करें तो हम दौलतमंद हो सकते हैं। मैंने कहा कैसे? उसने कहा उसके पास जाना पड़ेगा।
कहते जी मैं और बिलाल काले पीर के पास गए। ये फर्जी नाम है उसका, पीर का। काले पीर के पास गए और जब उसके आस्थाने में पहुंचे तो वहाँ पे कोई इतना रश वगैरह नहीं था, 2-3 बंदे बैठे हुए थे। उसने बिलाल को पहचान लिया, कहता है बैठ। जब वो फारिग हो गया तो मुझे कहते हैं हाँ, वो पीर बोला तैयार हो। बिलाल ने कहा जी ये है मेरा दोस्त, ये और मैं, हम दोनों तैयार हैं। उसने मुझसे मुखातिब होकर कहा कि हाँ भाई बशीर, कर लोगे सब कुछ? मैंने कहा जी क्या करना होगा? उसने कहा कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर तुमने कर लिया तो याद रखना तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जो कुछ तुम चाहते हो, ताकतवर हो जाओगे। मैं तुमसे एक ऐसा चिल्ला करवाऊंगा तुम दोनों से, तुम्हारे पास एक बहुत ताकतवर जिन तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा और उस जिन से जो तुम फरमाइश करोगे वो तुम्हारी पूरी कर देगा। पैसा, दौलत, गाड़ी, घर, बंगला, जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। उसने ऐसी ऐसी बातें की। मैंने कहा जी मैं भी तैयार हूं। उसने कहा तुम्हें शुरू करना है अपने घरों से, बैठ के तुम्हें पढ़ाई करनी है। तुम्हें जो मैं बताता जाऊं वो तुम पढ़ते जाओगे, वो तुम करते जाओगे और साथ साथ मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। ये कोई 41 दिन का चिल्ला नहीं करा रहा, ये छोटे छोटे मैं तुमसे चिल्ले करवाता जाऊंगा और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुकम्मल कर लोगे तो सब कुछ तुम्हारे पास होगा। कहते जी हम वहां से रवाना हुए। अब हमें कुछ चिल्ले करने थे। बशीर कहता है जी अपने अपने घरों पे बैठ के, बिलाल ने अपने घर पे और मैंने अपने घर पे करना था। और यूं हमारा चिल्ला शुरू हुआ। हम दोनों ने किया, बहुत ही आसान था, कोई मुश्किल तो नजर ही नहीं आई। उसने, काले पीर ने, जान के शुरू में हमसे आसान तरीन चिल्ला करवाया ताकि हम कर लें। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, वो बहुत आसान सी चीजें थी जो करनी थी, हम करते गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी कुछ डिमांड्स भी बढ़ती गई। वो जो हमें कहता हम वो मान लेते। बहुत सारी बातें ऐसी प्राइवेट हैं जो मैं यहाँ पे छुपा रहा हूँ। करते 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 वो मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें करवाते इनसे। अब बशीर को लग रहा था कि हम गलत तरफ जा रहे हैं, बिलाल खुश था कि हम ठीक जा रहे हैं। उसने जिनको कहा कि आप अब दोनों ने कब्रिस्तान जाके चिल्ला करना है। ये दोनों कब्रिस्तान पहुंच गए। आमने सामने ये बैठ गए। इन्होंने दायरा कड़ा लगा लिया और वहां पे बैठ के भी पढ़ते रहे। हल्की फुल्की, बशीर कहता है जी हमें आवाज़ें आई हैं, अजीबो गरीब सी आवाज़ें थी हैं। 1-2 दफ़ा ये भी महसूस हुआ है कोई हमारे आगे पीछे से गुजरा है। इसके अलावा कुछ खास डर वगैरह नहीं लगा। अब उसने कहा, उस काले पीर ने, कि सूअर के जिस्म की फलां हिस्से की हड्डी चाहिए। हमने कहा जी वो कैसे मिलेगी? उसने कहा सूअर मारो, तुम्हारे इलाके में बहुत ज़्यादा है, सूअर मारो और मार के उसको काट के उसके वो वाले हिस्से की हड्डी ले आओ। हम वापस आ गए। मैंने कहा यार बिलाल सूअर कैसे मारेंगे और कैसे उसकी हड्डी लेके आएंगे, ये क्या होगा? कहता यार हो जाएगा। एहतमाम कर लिया उसने बंदूक का भी। और यूं ये आम सी बात है उस इलाके में सूअर का पाया जाना, जो खेतों को ख़राब करते हैं और अक्सर ये लोग बंदूकों से सूअर को मार देते हैं। इन दोनों ने भी बैठ के पहरा दिया और सूअर इनको नजर आया, इन्होंने बंदूक से उसको गोली चलाई, उसको लग भी गई। और उसके बाद जाके इन्होंने उसको काटा, बकायदा बैठ के काटा। और काटने के बाद उसके जिस्म की वो हिस्से की जो हड्डी बनती थी उसमें से 5-6 हड्डियां ले ली, जो वो कहेगा वो हम दिखा के, और उसकी वो हड्डियां निकाली, बकायदा निकाल के जब उसके पास गए उसने कहा ये वाली हड्डी। लेकिन उसके बाद जो अगला कदम उसने बताया वो इंतहाई खौफनाक था। उसने कहा जी इस हड्डी को अब एक, मैं नाम लेते हुए भी घबराता हूं लेकिन लोग करते हैं, मैं क्या करूं, मजबूरी है, मुझे बताना पड़ेगा। कुरान के एक पेज के अंदर लपेटना था और उसके बाद कुछ आयत को उल्टा करके पढ़ना था। और जो खाना था साथ में वो गलाजत थी। अब ये असल अमल शुरू करवा रहा था। पहले इनको कराता 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 फंसाता यहां तक ले आया था काला पीर। अब जो अमल करवाने जा रहा था, इस हड्डी को लपेट के उल्टी आयत पढ़नी थी और जो खाना था वो गलाजत थी। यहां से अब अमल शुरू करना था कि अब असल हम अमल की तरफ जा रहे हैं। तुम्हारी प्रैक्टिस मैं करवा रहा था वो हो गई है, अब बड़े अमल की तरफ जा रहे हैं, यहां से शुरू होगा और तुम्हें मैं गाइड करता जाऊंगा। बशीर डर गया। उसने कहा जी अभी शुरू नहीं हुआ। उसने कहा ये तो आप हमारा वो करवा रहे थे ना, तजर्बा बढ़वा रहे थे, असल तो अब शुरू करने जा रहे हैं। मैं नहीं कर सकता।
बिलाल ने उसे कहा तू पागल हो गया, अभी तो हम असल राह पे चले हैं, ताकतवर हो जाएंगे और तू करने नहीं जा रहा। उसने कहा भाई ये जो काम करने जा रहे हैं ये आखरत गई, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है मैं ये काम कर सकूं ना भाई ना। वो डर गया, बशीर इतना डर गया, उसने कहा भाई मुझे ज्यादा किया ना, मुझे मरवा दो तो मैं चुप कर जाऊंगा, नहीं तो मैं जाके गांव वालों को बता दूंगा। वो धमकी उसकी असर कर गई। बिलाल ने जाके उस काले पीर को कहा जी उसको छोड़ दे, नहीं तो गांव वालों को बता देगा, अब या तो उसको मारना पड़ेगा, मार तो नहीं सकते उसको, वो गांव वालों को बता देगा। तो काला पीर मान गया, उसको कहा ठीक है, उसको कहो भी तेरी जरूरत नहीं है तू चला जा, लेकिन नजर ना आई मुझे। उसने कहा जी ठीक है। बिलाल ने उसको कहा जी वो कह रहा है कि तू मुझे नजर ना आई, तू चला जा, और तुझे उसने माफ कर दिया, उस तरफ ना जाए। उसने कहा बिलाल मैं तेरे मेरे पांव पकड़ता हूं यार, तेरे हाथ जोड़ता हूं, खुदा का वास्ता ये काम ना कर, ये बहुत खौफनाक है यार, बहुत खौफनाक काम है जो तू करने जा रहा है, तुझे अल्लाह का वास्ता इसको ना कर, तेरी तो आखिरत खराब हो जाएगी, तू तो कुरान के साथ ये करने जा रहा है और गलादत खाने जा रहा है, और ये कुछ पढ़ेगा जो वो कह रहा था। तुझे पता है वो कैसी कैसी आयतों को उल्टा करके पढ़ रहा था। ये उल्टे से मुराद पता है कैसे, नहीं मैं लाइन बोलने लगा था, खैर उसने कहा जी मैंने तो करना है, पर तेरी जान छूट गई है। उसने मुझे ये भी कहा है कि उसको कहो मैंने तुझे बशीर को कह देना तुझे जान छोड़ दिया, लेकिन अगर तूने कुछ बताया या किसी को कहा या जुबान खोली तो याद रखी तेरे साथ वो कर दूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। वो डर गया, उसको ऐसा डरा दिया कि उसने कहा जी मैं तो गया फिर डर। लेकिन उसके बाद ये करता रहा है, क्या करता रहा है ये अल्लाह बेहतर जाने, इससे आगे मुझे नहीं पता। मैं यहां पे रुक गया था क्योंकि आगे गलाजत वाला काम था, बहुत खौफनाक काम था, यहां तक कि कब्र से मुर्दे की हड्डियां भी खानी थी और बहुत कुछ गलत करवाना था उसने, मुर्दे के साथ भी गलत कराना था, उसने बहुत कुछ गलत कराना था। मैं जी डर के भाग गया। मैंने आपके अलावा खुदा जानता है किसी के आगे जुबान भी नहीं खोली। आपको भी इसलिए बताया है, आपके पास इल्म है, आपने मेरा नाम लेके मुझे बुलवा भी लिया, आपको मेरा पता भी लग गया, और आपने जब पढ़ा है ना मुझे अंदर से ही आवाज़ आ गई थी बंदा पहुंचा हुआ है, मुझे माफ़ कर दें, मेरा नाम भी ना लीजिएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे गलती हो गई थी, अमीर होने की ख्वाहिश की थी, मैं तो वापस लौट गया, इस बंदे ने किया, आप जाने ये बंदा जाने, मुझे बचा लें, इनको भी ना पता लगे, ये गाँव वाले मुझे जीने नहीं देंगे। मैंने कहा यार वादा है मैं इनको भी नहीं बताऊँगा, आप बेफिक्र हो जाओ। हम थोड़ी देर के बाद वापस आ गए, मुझे कहते हैं हाँ जी कुछ पता लगा। मैंने कहा हाँ यार कुछ मुख्तसर सी इसकी ज़िंदगी के बारे में बातें जाननी थी, बिलाल के बारे में, मैं इसको साइड पे लेके गया था। बाजू का दोस्त एक दूसरे के राज जानते होते हैं और फैमिली के सामने नहीं बताते, तो इसलिए मैं साइड पे ले गया था। हाँ बहुत सारी बातें पता लगी हैं ऐसी जो मेरे काम में मदद देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर आपका, मैंने सबके सामने उसका शुक्रिया अदा किया, हम बैठे रहे। अब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि क्यों अंदर घुसते ही मेरा सर और कंधे भारी हुए थे और क्यों इतना खौफनाक हो रहा था। अब मुझे इंतज़ार था कि उस्ताद मोहतरम से एक दफ़ा गो हेड मिले और मैं आगे कदम उठाऊं, क्योंकि ये बहुत खौफनाक था। मुझे समझ आ गया था। हम वहाँ बैठे, आज सिर्फ इतना ही काम था, बशीर से मैंने मिलना था, आज हमने कुछ नहीं किया। घुमाने फिराने के लिए वो ले गए, क्योंकि मैंने कहा मेहमान नवाज लोग होते हैं, इधर उधर घूमना फिरना, कभी उससे मिलने चले गए, जी मेहमान आए हुए हैं, टीवी के लोग आए हुए हैं, कभी उधर मिलने जा रहे हैं, क्योंकि मैं टीवी पे काम करता था और मैं शो करता था, एक एंकर पर्सन था, लोग जानते थे उस इलाके में। तो बड़ी आओ भगत हुई और मुझे था उस्ताद से रब्ता, उस्ताद मोहतरम से, और मैं इस मसले को हल कर सकूं। उस्ताद मोहतरम से आखिर मेरा रब्ता हो गया और जो मुझे गाइडलाइन चाहिए थी वो मिल गई। मैंने उनको बशीर से होने वाली सारी बातें भी बता दिया और उन्होंने मुझे गाइड कर दिया, ये बहुत खौफनाक है, इसको ध्यान से करना है, गलती नहीं करनी। और मुझे उन्होंने सारी कुछ समझा दिया। मैंने कहा ठीक है। उससे पहले मुझे कुछ पढ़ना था, मैंने बैठ के अपना सारा पढ़ लिया, सारा कर लिया, और जब मेरी सारी तैयारी मुकम्मल हो गई तो पहली दफ़ा शायद ऐसा था, मुझे याद है मैं घबरा रहा था, और मैंने कहा जी चले वहाँ पे। और जब हम गाड़ी में बैठे तो मैं गाड़ी में भी बैठा मुसलसल पढ़ रहा था, मुसलसल पढ़ रहा था। अपने आप के ऊपर दायरा कड़ा मैंने घर से कर लिया था, मैं बावुज़ू था, पहले मैंने गुस्ल किया था, पाक ही था, कोई ना पाकी नहीं थी, फिर भी मैंने गुस्ल किया, वज़ू किया और अपना दायरा कड़ा किया। पढ़ते 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 जब उसके घर के करीब पहुँचे, रास्ते में दायरा कड़ा फिर किया, जब उतरे फिर मैंने तीसरी दफ़ा, मुझे याद है, दायरा कड़ा किया था। उसके घर के बाहर खड़े होकर मैंने दायरा कड़ा किया। मैंने कहा जी एक बंदा मुझे दे दें जो मेरी हेल्प के लिए हो, तो जो डरे ना, जो बहादुर हो वो अंदर आ जाए, तो मैं और एक बंदा मेरे साथ और होगा।
तो उन्हीं के वही जो कज़न जो पहली दफ़ा जिन्होंने दरवाज़ा खोला था, जिन्होंने कहा जी मैं ही सारे मामला देखता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चलूँ। मैंने कहा जी आ जाएँ। वो चीज़ें थी मेरे पास, उसको मैंने पानी का जग मंगवाया। पानी का जग मंगवा के पहले मैंने उसके ऊपर दम कर दिया। मैंने कहा यार ये पानी का जग नहीं गिरना चाहिए, इतनी तुम्हारी मेहरबानी होगी, अगर ये जग गिर गया ना तुम बचोगे ना मैं बचूंगा, पानी का जग नहीं गिराना, ये कर लोगे? उसने कहा जी कोशिश पूरी करूंगा। लेकिन मेरे ऊपर भी डर डर तो था ना कि अगर ये पानी गिरा गया तो काम तो ख़राब हो सकता है। तो मैंने कहा काम कर, तू एक गिलास मेरे पास भी दे दे। तो उस जग के ऊपर मैंने जो दम किया था उसमें से एक पानी का गिलास मैंने अपने पास भी रख लिया कि खुदा ना खास्ता इससे जग गिर गया तो मेरे पास कम से कम पानी हो। अब पानी मेरे पास पड़ा हुआ गिलास में था, उसके पास जग में था। मैंने डोरियां बनाई हुई थी, धागे बनाए हुए थे, उनके ऊपर पढ़ाई करके उनके ऊपर गिरह लगाई हुई थी, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं मैंने कर ली। जब हम दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुए, बिलाल आज पहले से तैयार था, और वो इस अंदाज में रेड था कि उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। अभी मेरे जिस्म में फिर झुरझुरी सी आ गई है, ये देखें, ये उसके जिस्म में झुरझुरी सी आ गई कि वो तैयार था हमला करने के लिए, और उसको पता था कि हम आ रहे हैं, उसको सब पता था। मैं उसके सामने गया हूँ, एक छोटी सी चटाई जो होती है उसकी खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई होती है, वो मैंने अपने लिए बिछवा ली, उसको एक साइड पे उसको बिठा दिया, एक साइड पे उसका बैठ गया, फासला रख के सामने बिलाल बैठा हुआ है, और मैंने फिर उसके बाद पढ़ना शुरू कर दिया। और मैं पढ़ता जा रहा हूँ, और बिलाल के अंदर हाज़िरी पहले से हो चुकी है, मेरी पढ़ाई के बगैर। वो जो तैयार होकर बैठा हुआ था, अलर्ट होकर बैठा हुआ था, उसके अंदर हाज़िरी हुई हुई है, मुझे करानी नहीं पड़ी। खैर मैं पढ़ता रहा, और उसके थोड़ी ही देर के बाद उसने वही उसी तरह चीखें मारनी शुरू कर दी जिस तरह उसने पहले चीखें मारी थी। और उसने चीखें मारनी जैसे ही शुरू की, मैं अपने पढ़ाई की तरफ मुतवज्जो रहा, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा कॉन्शियस था। पढ़ते मैं चुप कर गया, और जब मैंने बिलाल की तरफ देखा तो मेरे अंदर भी एक दफ़ा झुरझुरी सी आ गई। बिलाल की आंखें नहीं थी, बिलाल का चेहरा नहीं था। बिलाल इतना खौफनाक हो चुका था कि साथ बैठा उस बंदे को मैंने देखा, वो कांप रहा था, थर थर कांप रहा था। उसने बिलाल का वो वाला रूप नहीं देखा था। बिलाल नहीं था, बज़ाहिर सामने एक लड़का बिलाल बैठा था, लेकिन लगता था उसके अंदर, उसके वजूद के अंदर कोई और तब्दीली आ चुकी है। यानी जिस्म उसी का था, लेकिन चेहरा ऐसा भयानक खौफनाक हो चुका था कि कोई भी देखे तो उसकी जान निकल जाए। आंखें लाल सुर्ख, अजीब सा उसका चेहरा, जिसमें नाक कान आंखें अजीब सी हो चुकी थी। मैंने पढ़ते पढ़ते उससे पूछा, कौन है तू और क्यों तूने इसके जिस्म पे कब्जा कर रखा है? इतना तो मैं जान चुका हूं, तू एक औरत है, और तू चुड़ैल है, तू भयानक औरत है, तू डाइन है, तूने इसके वजूद पे कब्जा कर रखा है। तुझे आज इसके वजूद को छोड़ के जाना होगा। बेहतर तेरे हक में यही है, मैं भी आज तैयारी करके आया हूं, इसके वजूद को छोड़ दे, नहीं तो तू जानती है मैं क्या कर सकता हूं। खामोशी। वो जो चीखें मार रहा था, जो वो अजीब सा था, जिसका चेहरा भयानक था, इतनी खौफ की फजा कमरे के अंदर फैली हुई थी कि वो बैठा थर थर कांप रहा था। उसी लम्हे कमरे के अंदर एक क्लियर आवाज, जो मैंने और मेरे साथ बैठे हुए बंदे ने क्लियर सुनी, वो एक ऐसे जैसे किसी का गला बोल नहीं सकता, लेकिन उसमें से फिर भी बोलने की कोशिश करता है, एक औरत की आवाज थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे निकालने की? तू मुझे निकालेगा? ऐसे गले वाली आवाज, इससे भी भयानक, ये तो नॉर्मल मैं आवाज निकाल रहा हूं, ऐसे एक औरत की आवाज थी कि तेरी इतनी जुर्रत कि तू मुझे निकालेगा। उसने कहा, तुझे अगर अपनी जान प्यारी है तो इसके और मेरे बीच में मत पड़ और अभी यहां से दफा हो जा, नहीं तो मैं तुझे अभी अभी यहीं पे जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दूंगी। वो आवाज़ इतनी भारी थी, और उसी लम्हे जिस वक्त वो आवाज़ आई थी, कमरे के अंदर ऐसी बदबू फैल गई, मैं घबराया जिस चीज़ से था, वो बदबू मेरे दिमाग पे ऐसी चढ़ रही थी कि मुझे लग रहा था मेरा दिमाग बंद हो रहा है। और इसकी मुझे पहले से गाइडलाइन दे दी गई थी कि वो ऐसे ऐसे हरबे अपना सकती है, दिमाग को नॉर्मल रखना। मेरा दिमाग बंद होना शुरू हो गया, और मेरे साथ जो बंदा बैठा है वो झूम रहा है ऐसे जैसे नींद में जा रहा। मेरा दिमाग बंद होना शुरू हो गया। जो इतना दायरा कड़े के अंदर है, वो तो एक आम सा इंसान था, उसको तो मैंने सिर्फ दायरा कड़ा किया था। तो मैंने देखा वो आंखें बंद करके ऐसे झूलने वाले अंदाज में, तो उसको मैंने हिलाया, उसने झटका लिया। मैंने कहा, सोना नहीं है, जागना है, क्योंकि वो जो बुरी गंदी स्मेल थी उसको नींद की तरफ लेके जानी थी। उसको मैंने हिला दिया। मैंने कहा, ये पढ़ो, ये पढ़ते रहो।
फौरी उसको कहा, और उसने जो वो नींद की तरफ जा रहा था, मैंने जैसे वो कलमात अदा किए कि ये पढ़ो, तो उसने इतनी जोर जोर से चीखें मारी कि वो उसकी आवाज़ ना सुन सके। उसको पता था ना उस डाइन को कि वो आवाज़ ना सुन सके। उसने जोर जोर से चीखें मारनी शुरू कर दी, और मैंने अपना मुंह उसके बिल्कुल करीब जाके उसके कान में जोर से कहा, ये पढ़ो, समझ आ गई? उसने कहा हाँ सुन लिया, और वो नहीं चाहती थी कि वो सुन सके, और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। शुक्र है अल्लाह का, उसने सुन लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। अब कमरे के अंदर जो चीखें शुरू हुई उसके पढ़ने के ऊपर, जब उसने भी पढ़ना शुरू कर दिया, और वो जिसका गला नहीं, जिसमें से आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो जिस तरह चीख सकती थी, वो जो चीखी है, अल्लाह की पनाह। और जो गंदी स्मेल मेरे भी दिमाग पे इस तरह असर कर रही थी कि मुझे नींद आए, मैं बेहोशी की तरह जाऊं, उसका जो हरबा था आप सोच भी नहीं सकते। और तभी मैंने एक दूसरा स्टेप लेना था, और उसके बाद फिर मैंने तीसरा स्टेप लेना था। इतना दायरा कड़ा करने के बावजूद मुझे लगा कि मेरे जिस्म में से जान निकल रही है, मेरे कंधे और सर इतने भारी हो गए हैं उस बदबू की वजह से। यह क्या हुआ है? हम दोनों को महसूस हुआ, कमरा बाकायदा ऐसे जोर जोर से नहीं, हल्का हल्का ऐसे हिल रहा है। हम दोनों ऐसे हल्का हल्का हिलना शुरू हो गए, लेकिन मेरे सर और कंधे भारी हो गए। अब मैंने दूसरे स्टेप की तरफ, पढ़ाई की तरफ जाना था, लेकिन मुझे लगा कि जिस गनूदगी की तरफ मैं जा रहा हूं शायद मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं तीसरा स्टेप लूं। मैं डर गया था, खुद के मान रहा हूं, मैं डर गया था कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। मेरा दिमाग उस वक्त, कानों से आवाज आती है शाएं शाएं, ऐसे लगता है जैसे आंधियां चल रही हों और आपके कानों में आंधियों की इतनी तेज आवाज आती है। ये आवाज थी, और दिमाग नींद की तरफ जा रहा था, गनूदगी की तरफ, नींद की तरफ। मैंने दूसरा स्टेप पढ़ने की बजाय तीसरा स्टेप पढ़ना शुरू कर दिया डायरेक्ट। उस स्टेप का मतलब होता है जो चीज़ भी है उसको आग लग जाएगी, उसको तकलीफ का वो लेवल चला जाएगा कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। वो मेरी अक्लमंदी हुई। मैं दूसरा स्टेप पढ़ता तो मैं मारा जाता। अल्लाह की रहमत शामिल थी। मैंने जैसे ही तीसरा स्टेप पढ़ाना, जो कमरे में तूफान आया। बिलाल तोड़े जंजीर को और ऐसे उछले, ऐसे हमला करे, और कमरे में ऐसे लगे जैसे आग लग गई है। कमरा इतना गर्म हो गया, इतनी तपिश आ गई, लगता था हम जल जाएंगे, हमारे वजूद को आग लग चुकी है। इतनी कमरे के अंदर तपिश थी, और मैं जानता था वो अपने आखिरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। मेरे दायरे कड़े के बावजूद वो कमरे को आग नहीं लगा सकती, लेकिन कमरे के अंदर इतनी तपिश हो गई थी जैसे इतनी शदीद आग हो कि हम जल के राख हो जाएंगे। मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं जैसे जैसे तीसरे स्टेप पे पढ़ता था, तपिश बढ़ती जाती थी। मैं अगर दूसरे स्टेप पे पढ़ता तो शायद उससे मैं हम कलाम होता, मैं उसको अपने सामने ज़ाहिर करवाता। दूसरे स्टेप में मैं उसको सामने ज़ाहिर करवाता, उसको ऑफर करता कि चल सामने आ। वो बात ना मानती तो फिर तीसरा पढ़ा जाता है। ये तरीका होता है, पहला हाजिरी करवाना, दूसरा उससे हम कलाम होना, उसको मनवाना, कोशिश करना कि आपकी बात मान जाए। नहीं मानती तो फिर तीसरा स्टेप पढ़ना ताकि वो फिर रगड़ा लग जाए, उसको मान जाए। मैंने दूसरा स्किप भी कर दिया था क्योंकि मैं डर गया था। मुझे गाइड भी ऐसा किया गया था। तो मैंने जब तीसरा पढ़ा, कमरे के अंदर ऐसी तपिश, जान निकले लगे, हम जल गए हैं, हमें लगे हमारा जिस्म गिर रहा है जल के, इतनी तपिश। मैंने कहा अगर मैंने रोका ना मौत है, मैंने रोका तो ये मौत है। और मैं पढ़ता गया। ये कोई लंबी पढ़ाई नहीं थी जो घंटों की करनी होती है। जो तीसरा होता है ना, ये होता है कि 1 से 2 मिनट की गेम है। आपने पढ़ लिया तो बच गए, उसने रुकवा दिया किसी हरबे इस्तेमाल करके तो आप मारे गए। खुदा गवाह है, मुझे पढ़ते हुए अभी मुकम्मल मैंने नहीं किया था, मुकम्मल करने ही वाला था कि एकदम से महसूस हुआ हमारे ऊपर जो छत है वो गिरने वाली है। और बाकायदा मट्टी गिरना शुरू हो गई। छत के ऊपर कोई छलांगे लगा रहा था। कमरे के अंदर आग लगी हुई है जो नजर नहीं आ रही, और छत के ऊपर कोई छलांगे लगा रहा है और उसकी मट्टी गिर रही है, और चीखो पुकार की आवाज़ है। अल्लाह की पनाह, ऐसा खौफनाक भयानक मंजर है आप सोच नहीं सकते। मैं पढ़ता रहा कि मैंने देखा वो आखिरी लाइन भी मैंने पढ़ ली। मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। और जैसे ही मैंने पढ़ ली, कमरे के अंदर एकदम से जो तपिश थी वो ठंडी होनी शुरू हो गई। और एकदम से वो जो बिलाल था, वो जो चीखे मार के जंजीर को तोड़वाने की कोशिश कर रहा था, हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था, वो ठंडा होकर गिर गया। अब सिर्फ कमरे के अंदर एक चीखो पुकार थी, एक आवाज़ थी, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, रोक दो इसे, छोड़ दो। मैं तो पढ़ चुका था। उसको लग रहा था ये अभी इसने और पढ़ना है। मुझे नहीं पता इस बात का, ये बहुत बाद में समझ आया, उस वक्त मुझे नहीं समझ आई थी। वो कह रही थी अब और मत पढ़ो, मैं हर बात मानने को तैयार हूं, मुझे छोड़ दो, खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो। मैंने कहा चल ठीक है, बोल, इसकी जान छोड़ेगी? उसने कहा हाँ, मैं इसकी जान छोड़ दूंगी, और एक शर्त मैंने उसके ऊपर रखी, तो इस इलाके में भी इतने एरिए के अंदर नहीं रहेगी। और क्या तुझे उस काले पीर ने भेजा है? उसने कहा नहीं।
इसने जो गलती की थी ना, उसी गलती की वजह से यह पकड़ा गया है। यह मुझे काबू कर लेता, जिस अमल के लिए आया था ये उस जिन को काबू कर लेता, लेकिन हम सब वहां मौजूद थे कि ये गलती करे और हम इसको दबोच लें, और इसने गलती कर दी। ये एक इजाफी लफ्ज पड़ गया और वहीं से यह पकड़ में आ गया, और मैं इसी के पास ही मौजूद कब्र के अंदर मौजूद थी। जैसे इसने इजाफी लफ्ज पढ़ा, मैं कब्र से निकली और मैंने इसे दबोच लिया। मैंने कहा, मैं इससे पूछ लूंगा, मुझे तू ये मुख्तसर बता, जब से तू इसके साथ रह रही है क्या किया है तूने इसके साथ? तो उसने पता है क्या बताया? उसने कहा, ये मेरे साथ मुर्दों की हड्डियां खाता है। तेरे जिस्म के अंदर इस वक्त रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं मुर्दा वजूद की हड्डियां खाती हूं और इसको भी सजा के तौर पे मुर्दा इंसानों की हड्डियां खिलाती हूं। ये इस वक्त भी मेरे साथ रोटी नहीं गलाजत खाता है। और उसने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो यहां आपका दिल अजीब सा हो जाएगा। जो उसने कहा यह खाता रहा है और ये मैंने इसको सजा दी थी। मैंने कहा, एक आखिरी शर्त जो मेरा तू पूरा करेगी, वो जो काला पीर है जिसने उनको इन रास्तों पे लगाया है, तू उसको सबक सिखाएगी। उसने कहा, वो यहां से जा चुका है, लेकिन मैं जानती हूं वो कहां गया है। अगर आप मुझे जाने दें तो मैं आपके साथ वादा करती हूं, इसके वजूद को छोड़ के मैं उसके वजूद को अपना लूंगी। मैंने कहा, नहीं, उसके वजूद पे कब्जा नहीं करना, अल्लाह ताला उसको सजा देंगे रोज़े क़यामत भी और इस दुनिया में भी। तूने उसके वजूद पे कब्जा नहीं करना, इतना ज़रूर करना है, उसको इस रास्ते से दूर ले जा। वो लोगों की मज़ीद ज़िंदगियां ख़राब ना कर सके, लोगों को मज़ीद इस तरह के तावीज़ात अमलियात ना सिखा सके, उससे उसको दूर रख। वो बोली, मैं समझ गई, मैं ये वादा करती हूँ ज़रूर उसको ऐसा सबक सिखा दूंगी अब वो दोबारा किसी को ये अमल नहीं दे सकेगा। वो बहुत ताकतवर है, वो शैतान है, वो काले जादू करता है, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं उसको आराम से ऐसा सिखा सकती हूँ। मैंने उसके साथ कुछ इस तरह के वादे किए और उसके बाद उसने कहा, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा, जाते हुए इशारा दे के जाओ। और वो जब गई है, वो जो दरवाजे के 2 दरवाजे थे उसके कमरे के जिसके अंदर हम दाखिल हुए थे, एक दरवाज़ा पूरा उखड़ के 4 से 5 फुट दूर जा गिरा था। जब वो गई थी इशारा दे के 4 से 5 फुट दूर उड़ता हुआ जाके गिरा था। और जिस तरह वो गई है और दरवाजा गिरा है, बाहर बैठे हुए वो सारे डर गए थे। लेकिन एक चीज जो वहां सबसे अच्छी हुई वो ये थी, जब वहां पढ़ते हुए उसको नींद आ रही थी और उसको मैंने कहा, अल्लाह का नाम ये पढ़ना शुरू कर दो, तो वहां उसने चीखो पुकार की थी। और मेरे साथ बैठा हुआ जो शख्स, मुझे उसका नाम भूल गया है, उसका नाम क्या था, तो उसने जब पढ़ना शुरू कर दिया था ना, वहाँ वो होशियारी कर गया, वो मुसलसल पढ़ता रहा, जिसकी वजह से ये हुआ। उसके पास वो रखा हुआ जो पानी का जग था वो गिरा नहीं, वो बच गया था। मेरे हाथ में जो पानी था ना, वो एहतियातन मैंने पकड़ा हुआ था। जहाँ इसका मेरा मुकाबला हुआ और इसकी मेरी ताकत से ज़्यादा हुई, ये पानी मैंने उसके ऊपर फेंकना था। और जब वो जैसे ही उस दरवाजे से बाहर निकली तो फौरी तौर पे मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास बिलाल के ऊपर फेंक दिया था। अब वो उसको तकलीफ ना देता, उसके वजूद को इस तरह खाली कर देता, उसके वजूद को इस तरह लॉक कर देता, उसके वजूद को इस तरह दायरा कड़ा लगा देता कि अब उसके वजूद पे कब्जा करना मुश्किल था। और मैंने वो पानी उसके ऊपर फेंक दिया। फौरन उसके जग लिया, एक गिलास भरा, खुद पिया, एक गिलास पिया, उसको पी लिया। मैंने कहा, यार हिम्मत करो। वो डर गया था बहुत ज्यादा। जो उस कमरे में हुआ था उसको लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। जो चीखो पुकार होती है और जो खौफ होता है और जो मंजर होता है, यकीन मानिए ये लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। खैर, बिलाल को बेहोश था। उसके बाद मैं वहाँ से उठा, दायरा कड़ा लगाया, कमरों के छींटे मारे, दीवारों के छींटे मारे, पूरे घर को मैंने छींटे मारे और जहाँ जहाँ पानी पड़ सकता था पानी पिया। बाहर जो बैठे हुए लोग थे उनको दायरा कड़ा ऑलरेडी मैं करके गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं बाहर निकला, मैं काफ़ी वो था, अजीब सी मेरी हालत थी। मैं जाके एक चारपाई पे लेट गया। मैंने कहा, अभी मुझे थोड़ा सा, मेरे दोस्त खुश थे कि यार हमने कर दिखाया, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक करने वाली हैं, मुझे ज़रा होश में आने दो। मैं चारपाई पे लेट गया और मैं काफ़ी देर लेटा रहा, बेहतर फील किया। उठा, चाय पी मैंने, सिगरेट पी, बेहतर हो गया। बिलाल को होश आ चुका था।
उन्होंने कहा जी बिलाल को होश आ चुका है। मैंने कहा इसको खोल दें, जंजीर खोल दें, अभी कमरे में रखें, जंजीर खोल दें, मैं आता हूँ इसको कमरे से लेके आते हैं। हम गए, बिलाल होश में था, जंजीर उसका उन्होंने खोल दिया था। मैंने एक पानी का गिलास के ऊपर दम किया, मैंने कहा बिलाल को पिलाएं। बिलाल ने अपने हाथ से पानी पकड़ा और हाथ पकड़ के पिया बाकायदा। मैं मुतमईन हो गया, अभी ओके है। मैंने कहा इसको लेके बाहर आ जाएं। उसको लेके बाहर आ गए और उसको मैंने एक जगह पे बिठा दिया। उसका एक कज़न जो वो मेरे साथ था मुसलसल, वो साथ रहा। मैंने कहा बाकी अभी कोई ना आए और यही बिलाल बैठेगा। बिलाल बैठा और उससे मैंने कहा अब तुम ठीक हो? तो उसने हिलाया, हाँ ठीक है। मैंने कहा यार इसको कुछ खाने पीने के लिए ला के दो, इसके अंदर ज़रा एनर्जी आए, कुछ ऐसी चीज़ दो, थोड़ी सी ये बेहतर महसूस करें। उन्होंने ऐसे थोड़ा सा किया और मैंने कहा अब इसका ख्याल रखो, मैं कल आऊँगा, कल तक इसको रेस्ट करने दो, इसको खिलाओ पिलाओ, इसको ज़रा बेहतर करो, कल इससे दोबारा मुलाकात होगी। मैं खुद भी वहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकना चाहता था, गुस्ल करना चाहता था घर जाके। वहाँ से हम रवाना हुए। मैं पहुँचते ही रूम में पहुँचा, मैंने शावर लिया, मैंने गुस्ल किया और फिर उसके बाद वज़ू किया, खाना शाना खाया, बेहतर हो गया। मेरा दोस्त कहता है यार कमाल कर दिया तूने, तो कमाल कर दिया, तो बड़े बड़े लोग नहीं निकाल सके। वो बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं और कह रहे हैं यार बंदा कमाल है, बंदा पहुँचा। मैंने कहा अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी कल मज़ीद करना है। कहता है अभी क्या करना है? मैंने कहा आप मेरे साथ चलना कल। अगले दिन हम गए। मेरा वो दोस्त जो मुझे लेके गया था, शहबाज, जिसका मैंने फर्जी नाम रखा है, शहबाज, मैं और उनका एक कज़न, वहाँ पे 3 लोग मौजूद, बाकी किसी को नहीं आने देना। और बिलाल अब बोलने की कंडीशन में आ चुका था। मैंने कहा हाँ बिलाल बताओ क्या हुआ था? वहाँ तक तो मुझे पता है कि सूअर की हड्डी लेके तुम लोगों ने आमिल के पास गए थे, काले पीर के पास, बशीर भाग गया, तुम ले गए थे, क्या किया उसके बाद? और जो उसने बताया वो वाकई इसलिए खौफनाक था कि आमिल बड़े से बड़े जो थे वो भाग गए थे, वो नहीं कर सकते थे, वो चाहते भी तो उस चुड़ैल को नहीं निकाल सकते थे। उसने बहुत उल्टे काम कर लिए थे, नाउज़ बिल्लाह। उसने अपनी आखिरत तो ख़राब कर ली थी। अब उसका अल्लाह का मामला है, मैं तो इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन वो दौलत हासिल करने के लिए उस काले पीर के कहने पे उसने ऐसा ऐसा पढ़ा था, नाउज़ बिल्लाह, उल्टा कलाम करके, और ऐसी ऐसी गुस्ताखी की थी कुरान के साथ, और उसने हड्डी के साथ जो कुछ किया था। और कब्रिस्तान में बाकायदा कब्रें खोद के उसने हड्डियों को चबाया था। बहरहाल अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं ये बताना चाहता, ये मैं इसलिए बातें बताते हुए ख़ुद अजीब सा हो जाता हूँ इस वक्त, अपना औरा ख़राब नहीं करना चाहता, ये पुरानी बातें। उसने बहुत गलाजत की थी, बहुत गलीज़ चीज़ें खाई थी, आप सोच भी नहीं सकते। और जो वो काला पीर उसको करता क्या, अब उसके पास वापसी नहीं थी। जब वो सूअर की एक हड्डी के साथ कुरान को लपेट के जो कर चुका था ना, उसके बाद उसकी वापसी ख़त्म हो गई थी। हुआ क्या, पढ़ते 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 एक दिन उसके सामने भी आई है और उसको कहा चला जा, छोड़ दे। और शहबाज को वो याद, उसको बिलाल को वो याद थी। ये कैसी थी? वो कहता है जब मैंने इसे देखा, ये मेरे सामने आई है, तो इसका जो पीछे वाला, बिल्कुल पीछे वाला वजूद था, जैसे किसी जानवर का वजूद होता है बालों से भरा हुआ, ऐसा ही पीछे वजूद था। इंतहाई ऐसा बुरा जानवर जिसको कीड़े पड़ चुके होते हैं, और उसके बालों की जगह पे कीड़े ही कीड़े थे, जो सारे कीड़े इस तरह उसके जिस्म पे चिपके हुए थे कि बाल एक भी नहीं नजर आता था, और बालों की जगह पे कीड़े इतना ज्यादा रेंग रहे थे उसके जिस्म के ऊपर कि देखने वाले को उल्टी आ जाए। और आमिल ने उसे कहा था जब ये तेरे सामने आएगी तो इसके जिस्म से कीड़े उठा के खाएं। और ये उसके सामने आई थी और उसको कहा था चला जा। ये एक औरत के चेहरे के साथ थी जिसका वजूद जानवर का था, कीड़ों से भरा हुआ, और चेहरा एक औरत का था, भयानक औरत का चेहरा। कान गधे की तरह थे, आंखें औरत की तरह थी, नाक और होंठ औरत की तरह के थे, लेकिन इंतहाई खौफनाक। और ये उसके सामने आ गई थी और उसने उसके सामने आके कहा था कि चला जा, अभी भी वक्त है। और इसने उसे कहा था तू मेरे पास आ, और वो चलती हुई इसके पास आ गई थी, और इसने वहीं दायरे कड़े के अंदर बैठ के उसके जिस्म से जो काफ़ी कीड़े थे वो निकाल के खा लिए थे, और वो चीखती हुई वहाँ से भाग गई थी। और अब इस इंतज़ार में थी कि ये गलती करे और मैं इसको पकड़ूं, और वहीं पे ही जो इससे गलती हुई, एक लफ्ज़ ये इजाफी पड़ गया अपनी तरफ से उल्टा, नाउज़ बिल्लाह, कुरान को। वहीं पे क्या हुआ, पास जो कब्र थी वो कब्र फटी, और उस कब्र में से वही डाइन, वही चुड़ैल अपने असली भयानक रूप में से औरत के रूप में थी, लेकिन उसका पूरा जिस्म जगह जगह से, जो उसके जिस्म के ऊपर आपकी खाल होती है, गोश्त होता है, ये लटका हुआ था। यानी जैसे कोई
काट दे पूरे जिस्म के वजूद को, खाल को, यहाँ से काटना शुरू करें, यहाँ तक पूरी खाल ऐसे लटक रही हो, तो कटा हुआ पूरा जिस्म का गोश्त उसका लटक रहा था, खून उसमें से टपक रहा था, कट लगे हुए थे पूरे जिस्म पे, चेहरा लहूलुहान था और इंतहाई भयानक थी। और इसने आखिरी मंजर जो देखा था वो कब्र में से निकली थी और उसने कहा था, कर दी ना गलती, तुझे कहा था, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। और उसके बाद उसने उसके वजूद के ऊपर हमला कर दिया था। वहीं पे वो बेहोश हो गया था। लेकिन जब वो उसको घर उठा के ले आए थे और उसके अंदर वो एक्स्ट्रा ताकत आ गई थी और उसने अपने कज़न को, एक जो पहलवान टाइप था जिसको उठा के उसने फेंका था, वो वही थी। ये सूखी रोटी दिखावे के लिए कभी कभी खाता था, वो इसको गलाजत खिलाती थी, उसको अपने रोज़ कीड़े खिलाती थी और वो उसको मुर्दों की हड्डियाँ खिलाती थी, ऐसे ऐसे पार्ट्स खिलाती थी मुर्दों का कि मैं बताते हुए भी झुरझुरी आती जाती है मेरे जिस्म में, एक अजीब सी वो कराहत आती है। वो इससे ऐसे काम करवा रही थी और इसको छोड़ने वाली नहीं थी। उस इंसान के जिस्म में से उसने निकलना था, वो अल्लाह की रज़ा थी, अल्लाह बेहतर जानते हैं। मैंने जाना था, मैंने करना था, शायद मेरे भी दोस्तों की एक इज़्ज़त का मामला बन गया था। मैंने भी अपने उस्ताद से जब रब्ता किया था, उन्होंने कहा था यहाँ क्यों चले गए हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा जी मुझे तो पता नहीं था, मैं तो कर आया हूँ, अब उनकी इज़्ज़त का मसला बन गया है। तो वो बोले चलो ठीक है। इस तरह के हालात मेरे लिए भी पैदा हुए थे, लेकिन मैंने उसको क्लियर कर दिया था। बहुत सारी बातें मैंने इसमें से स्किप की हैं, नहीं बताने वाली होती, क्योंकि मैंने कहा ना अब उन लोगों से मेरा राब्ता नहीं है। और बशीर का मैंने अभी तक छुपाया हुआ था, उसकी बहुत सारी बातें भी अभी मैंने नहीं बताई। तो आज भी मैं उस वाक़ये को याद करता हूँ। यकीन मानिए अभी भी बहुत कुछ बताने को है, लेकिन मेरा भी अपना दिल ख़राब हो गया। वो बहुत गलत काम करता रहा था। काले जादू के अंदर ऐसे ऐसे काम आपसे कराए जाते हैं जो लोग कहते हैं ना जी इसने जादू कर दिया मेरे ऊपर। ओ भाई, जादू इतना आसान नहीं है। यही तो मैं इतने अरसे से आप लोगों को कहता आ रहा हूँ। लोग झूठ बोलते हैं जादू के लिए। जादू कोई करना भी चाहे तो इतना ख़तरनाक 41 रातें बैठ के उसको करना पड़ेगा कि कोई इंसान करने को तैयार नहीं होगा। 41 रातें ये नहीं पूरी कर सका था। तो आए रोज़ जो हम सुनते हैं ना जी हमारे ऊपर जादू हो गया, जादू नहीं होता। जादू है, बरहक है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि कोई भी आप पे जादू कर दे। जादू करने के लिए मुझे किसी पे जादू करना है नौज़ बिल्लाह, तो मुझे 41 रातें इतना खौफनाक बैठ के करना पड़ेगा जिस पे सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी को ख़तरा होगा। और अगर 41 रातें मैं करने में कामयाब हो गया तब दूसरे पे जादू होगा। ऐसे नहीं होता कि मैं एक दफ़ा पढ़ूंगा, एक दिन आप मेरे पास आएंगे, मैं तवीज़ दूंगा, जादू हो जाएगा। ये झूठ है। जादू करने के लिए जादूगर को, उस आमिल को 41 रातें पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं कहता आ रहा हूं जादू 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 छोड़ दें। जादू नहीं होता आज के दौर में। बहुत कम लोग हैं कोई इतना रिस्क लेगा 41 रातें बैठ के करेगा, और अगर कामयाब हुआ तब जाके वो जादू कर सकेगा। इसलिए जो अमूमन लोग सोचते हैं ना जी हमारे ऊपर जादू हो गया है, आप पे जादू नहीं हुआ, आपके ऊपर हसद नजर बद है जो आराम से लग जाती है। जो जादू से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो है हसद नजर बद। आप पे हसद नजर बद है। लेकिन आज भी जब ये मैंने वाक़या सुनाया है, यकीन माने मैं जब सुनाने लगा हूँ, स्टोरी को शुरू किया, तो मैंने कहा यार मैं क्या भयानक चीज़ सुनाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही खौफनाक था, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा खौफनाक नहीं है, ऐसी अजीबो गरीब सी ऐसी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, ऐसी बातें हैं जो ज़िंदगी में सामने आई। तो आज उनको सुनाते हुए या याद करते हुए मैं खुद अजीब सा हो जाता हूँ और जान छुड़ाता हूँ कि यार ना सुनाऊँ, ये मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ये मैं क्या सुनाने जा रहा हूँ। तो इसलिए मुख्तलिफ लोगों की भेजी की जो कहानियाँ मुझे भेजी जाती हैं मैं आपको वो सुना देता हूँ। और इस तरह की और कई खौफनाक हैं चीज़ें जो मेरे साथ पेश आईं।